नमस्कार साथियों, आज की क्लास में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? आपके पास ऑप्शंस में है द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवाद या प्रयोगवाद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। आधुनिक काल के छायावादी युग में रहस्यवाद की भावना सर्वाधिक पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, लोकायतन कृति के रचनाकार हैं। आपके पास ऑप्शंस में है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर या सुमित्रानंदन पंत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि लोकायतन कृति की रचनाकार कौन है और इसका रचनाकाल क्या है, ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। लोकायतन सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है और इसका रचनाकाल क्या माना जाता है? 1964 ईस्वी। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत जी का यह महाकाव्य है, इस बात का भी ध्यान रखना है। और एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि सुमित्रानंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1968 ईस्वी में। किस रचना के लिए मिला था, ये आप लोग मुझे बताएंगे। चलिए बताइए, सुमित्रानंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? बिल्कुल सही। किस रचना के लिए मिला था? चिदंबरा रचना के लिए। कब मिला था? 1968 ईस्वी में। इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? आपके पास ऑप्शंस में है राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुंद गुप्त या राधाचरण गोस्वामी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे और यह पत्रिका कब निकाली गई थी, ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। ठीक है, यह मासिक पत्रिका थी। कब निकाली थी इन्होंने ये पत्रिका? 1877 ईस्वी में। ठीक है, और कहाँ से प्रकाशित होती थी? प्रयाग से। ओके, हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास ग्रंथ का नाम दिया गया है, इस्तवारदा लित्येतु एंदोई अ हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? आपके पास ऑप्शंस में है अंग्रेजी, उर्दू, फ्रेंच या हिंदी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ग्रंथ है आपके पास इस्तवारदाला लित्वेतुर एंदोई अ हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है और इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है, ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। यह ग्रंथ जो है वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। इसके रचनाकार कौन है? गारसा द तासी। ठीक है, थोड़ा सी बात हम और कर लेते हैं। ठीक है, कि यह जो ग्रंथ है वो 2 संस्करणों में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, पहले संस्करण के 2 भाग थे। पहला भाग 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, दूसरा भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, पहले संस्करण के। ठीक है, और दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? दूसरा संस्करण जो है वो 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। रिपीट कर देती हूँ, इस्तवारदाला लित्वेतर एंदोई अ हिंदुस्तानी ग्रंथ जो है वो गारसा दत्तासी का है, फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। कब लिखा गया है? यह ग्रंथ जो है 2 संस्करणों में प्रकाशित हुआ था। कब कब? पहला संस्करण, इसके 2 भाग थे। ठीक है, 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। पहला भाग इसका 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, दूसरा भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से, ये लीजिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से द्विगु समास का उदाहरण है। आपके पास ऑप्शंस में है माता पिता, पीताम्बर, त्रिभुवन या राजपूत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है उसका चयन करना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। त्रिभुवन द्विगु समास का उदाहरण है। अब हम बात करते हैं कि माता पिता।
शब्द जो है वो किस समास का उदाहरण है? बिल्कुल सही, माता पिता द्वंद्व समास का उदाहरण है। पीताम्बर बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। और राजपुत्र तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है? आपके पास ऑप्शंस में है मधुमालती, कवितावली, हंस जवाहर या पद्मावत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सी रचना अवधी भाषा में रचित नहीं है उसका चयन करना है, और साथ में आपने ये भी बताना है कि फिर यह रचना जो है वो किस भाषा में रचित है। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। कवितावली जो है वो अवधी भाषा में रचित नहीं है। किस भाषा में है ये? ब्रज भाषा में। ठीक है, और इसके रचनाकार कौन है बताइए? कवितावली किसकी रचना है? बिल्कुल सही, तुलसीदास जी की रचना है और यह ब्रज भाषा में रचित है। बाकी ये तीनों रचनाएं जो है वो अवधी भाषा में रचित है। मधुमालती किसकी रचना है? मधुमालती मंझन की रचना है 1545 ईस्वी की। ठीक है, और यह अवधी भाषा में रचित है। हंस जवाहर कासिम शाह की रचना है। ठीक है, और पद्मावत जयसी की रचना है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? आपके पास ऑप्शंस में है उपन्यास, कहानी, नाटक या निबंध। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए? ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है और इसके रचनाकार कौन है, उनका नाम भी बताना है आपको। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। ध्रुव स्वामिनी नाटक विधा की रचना है। इसके रचनाकार कौन है बताइए? किसका नाटक है ये? बिल्कुल सही, जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है 1933 ईस्वी का, और यह जयशंकर प्रसाद जी का अंतिम नाटक भी माना जाता है। इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद जी का 1933 ईस्वी का नाटक है और यह जयशंकर प्रसाद जी का अंतिम नाटक है। जयशंकर प्रसाद जी के अन्य नाटक हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। उन नाटकों के नाम हैं सज्जन, करुणालय, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री और कामना। ये सारे नाटक जो है बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, किस आचार्य ने निर्गुण सगुण दोनों धाराओं को प्रभावित किया? आपके पास ऑप्शंस में है वल्लभाचार्य, रामानंद, विठलनाथ या रामानुजाचार्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? किस आचार्य ने निर्गुण और सगुण दोनों धाराओं को प्रभावित किया बताइए? इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, रामानंद जी ने निर्गुण और सगुण दोनों धाराओं को प्रभावित किया था। आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए कि रामानंद जी के कितने शिष्य माने जाते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या है कि रामानंद जी के कुल कितने शिष्य माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सभी लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। हमारा अगला प्रश्न है, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? आपके पास ऑप्शंस में है छायावादी युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग या प्रगतिवादी युग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक माने जाते हैं? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, और जिन्होंने 2 बताया है उनका उत्तर गलत है। ठीक है, सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के लेखक माने जाते हैं। सरदार पूर्ण सिंह ने जो निबंध लिखे हैं वो कुल 6 लिखे हैं। ठीक है, और वो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं इनके निबंध। उन निबंधों के नाम क्या क्या है? सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, और लास्ट है इनका अमेरिका का मस्त योगी वॉल्ट व्हिटमैन। ठीक है,
ये इन्होंने 6 निबंध लिखे हैं। रिपीट कर देती हूँ मैं कौन कौन से निबंध लिखे हैं। सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त योगी वॉल्ट व्हिटमैन। हमारा अगला प्रश्न है, और सरदार पूर्ण सिंह जी जो है वो द्विवेदी युग के लेखक माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से लल्लूलाल की रचना है, आपको बताना है कि इनमें से लल्लूलाल जी की रचना कौन सी है। आपके पास ऑप्शंस में है रानी केतकी की कहानी, सुख सागर, प्रेम सागर, परीक्षा गुरु। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए लल्लूलाल जी की रचना कौन सी है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। लल्लूलाल जी की रचना है प्रेम सागर। अब हम बात करते हैं कि रानी केतकी की कहानी की रचनाकार कौन है। बताइए रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है। बिल्कुल सही, इंशाअल्लाह खां की रचना है रानी केतकी की कहानी। और सुख सागर के रचयिता कौन है, बताइए सुख सागर के रचयिता कौन है। सदा सुखलाल, बिल्कुल सही। और परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास, बिल्कुल सही। ठीक है, रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां की है, सुख सागर सदा सुखलाल जी की रचना है, प्रेम सागर लल्लूलाल की रचना है, परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता प्राप्त हुई। आपके पास ऑप्शंस में है 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1948, 24 सितंबर 1953, 14 सितंबर 1950। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आपको बताना है कि हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता प्राप्त हुई। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। कब मान्यता प्राप्त हुई थी, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। हमारा अगला प्रश्न है, नमस्ते का सही संधि विच्छेद है। आपके पास ऑप्शंस में है नमधन स्ते, नमधन स्ते, या नमःधन स्ते, या नमःधन ते। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, नमस्ते शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, और इसमें कौन सी संधि है ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। नमस्ते शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, नमःधन ते। ठीक है, इसमें कौन सी संधि है, बताइए इसमें कौन सी संधि है। बिल्कुल सही, विसर्ग संधि। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, गीत फरोश किसकी रचना है। आपके पास ऑप्शंस में है भगवती चरण वर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, हरि नारायण व्यास, या शिव मंगल सिंह सोमन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए गीत फरोश किसकी रचना है और इसका रचनाकाल क्या माना जाता है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। गीत फरोश किसकी रचना है, भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता है। कब लिखी थी इन्होंने ये कविता, 1956 ईस्वी में। ठीक है, गीत फरोश किसकी रचना है, भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता है ये, और 1956 ईस्वी में इन्होंने इसे लिखा था। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास पंक्ति दी गई है, एबन बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई थोड़ी कान में। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है। आपके पास ऑप्शंस में है नागार्जुन, त्रिलोचन, शमशेर बहादुर सिंह, या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता कौन है। पंक्ति है आपके पास, इबन बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई थोड़ी कान में। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, किसकी पंक्ति है ये, नागार्जुन की है, या त्रिलोचन की है, या शमशेर बहादुर सिंह की है, या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, किसकी पंक्तियां हैं ये, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। हमारा अगला प्रश्न है,
साथियों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से भीष्म साहनी का उपन्यास है। आपके पास ऑप्शंस में है धरती धरना अपना, मायादास की माड़ी, नागफनी का देश या अप्सरा का शराब। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए। निम्न में से भीष्म साहनी का उपन्यास कौन सा है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। मायादास की माड़ी भीष्म साहनी जी का उपन्यास है। अगर हम बात करें कि इसका रचना काल क्या है तो 1988 ईस्वी का उपन्यास है ये। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि धरती धरना अपना, इसकी रचनाकार कौन है, बताइए। धरती धरना अपना किसकी रचना है, किसका उपन्यास है ये? बिल्कुल सही, जगदीश चंद्र माथुर का, 1972 ईस्वी का। धरती धरना अपना किसका है? जगदीश चंद्र माथुर का है। नागफनी का देश, इसके रचयिता कौन है, बताइए। नागफनी का देश किसकी रचना है? अमृत राय की, बिल्कुल सही। और इसका जो रचना काल माना जाता है वो माना जाता है 1953 ईस्वी। और अप्सरा का शराब, बताइए। अप्सरा का शराब किसका उपन्यास है? बिल्कुल सही, अप्सरा का शराब यशपाल जी का उपन्यास है। ठीक है, 1965 ईस्वी का। ओके, रिपीट कर देती हूँ। भीष्म साहनी जी का उपन्यास है मायादास की माड़ी, 1988 ईस्वी का। धरती धरना अपना जगदीश चंद्र माथुर का है, 1972 ईस्वी का। नागफनी का देश अमृत राय का है, 1953 ईस्वी का। अप्सरा का शराब यशपाल जी का उपन्यास है, 1965 ईस्वी का। तो साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। आज का प्रश्न क्या था आप लोगों के लिए? आज का प्रश्न है कि रामानंद जी के कुल कितने शिष्य माने जाते हैं? ठीक है, सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।